जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है हमारा त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ लिया था और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जिसमें से एक्सरसाइज 8.1 का हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमने एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो हम आज अपने एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए छठवां क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था। ठीक, तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं आपको कंप्लीट मैथ्स इस चैनल पे एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा आराम से, जितना भी टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप अभी भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी भी आप कंफ्यूजन में है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ या फिर पढ़ाई सही से नहीं हो पाए, तो मैंने आपके लिए 40 डेज का प्लान बताया है। वो वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और कंप्लीट मैथ तो मैं और क्लास 10 साइंस की भी क्लासेस इस पे स्टार्ट होने वाली हैं जल्दी ही। ऑलरेडी इस पे 2 चैप्टर्स के 1 शॉट अपलोडेड है। पहला रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का 1 शॉट भी अपलोडेड है और डिटेल फॉर्मेट में भी पढ़ाया गया। आपको अगर डिटेल में देखना है लेक्चर वाइज, आप लेक्चर वाइज भी देख सकते हैं। अगर आपको 1 शॉट देखना है तो आपको 1 शॉट भी मिल जाएगा। और दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण, उसका भी 1 शॉट और डिटेल लेक्चर अपलोडेड है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो हम अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है, क्या पूछा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A cos A इक्वल टू cos B है, तो दिखाइए कोण A इक्वल टू कोण B। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है। एग्जाम में वैसे लिखेंगे ना, मैंने पहले भी आपको बताया है। पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। कोण A और कोण B इक्वल टू न्यून कोण। और क्या दिया है, cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू cos B। तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B, मतलब हमको सिद्ध करना है कि कोण A इक्वल टू कोण B होगा। ठीक, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें भी हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जिसमें ऑलरेडी 2 कोण दिया हुआ है, कोण A कोण B न्यून कोण ना। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ना, मान लो यहाँ बना ले, क्या बोला है, कोण A और कोण B न्यून कोण। मान लो ये हमारा हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C ना। कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है ना। और समकोण त्रिभुज में हमेशा एक 90 अंश का मतलब कोण होता है, समकोण त्रिभुज तभी तो होगा ना। तो अब हम इसमें कॉस का फार्मूला लगाते हैं ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हम जानते हैं क्योंकि हमें लाल बटे कक्का वाली ट्रिक पता है ना, जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो cos थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या दिया है, cos A और cos B। तो इस फार्मूले पे हम रखेंगे तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखना, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जिस कोण की बात हम करेंगे उसके सापेक्ष देखेंगे ना। जैसे cos A बोला है तो हम ये वाला कोण लेंगे ना। अगर हम ये वाला कोण लेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AC, और कर्ण तो AB रहेगा ना। तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये वाला भुजा आधार भुजा हो जाएगी AC अपॉन AB। ठीक, अब ठीक इसी तरीके से हम cos B भी निकाल लेते हैं ना। cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम cos B लेंगे तो हमारा ये वाला कोण होगा, तब हम इसके सापेक्ष देखेंगे, B के सापेक्ष ना। तो जब हम कोण B देखेंगे तो ये हमारे आधार भुजा हो जाएगी, BC क्या हो जाएगी, आधार, और इसके सामने वाला
लंब भुजा। ठीक, वैसे कॉस के मतलब कॉस के फार्मूले में लंब आता नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं कि इस वाले कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब भुजा होगी ना, जिस कोण की बात करें। तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या है, बीसी, बीसी अपान ए बी, बीसी अपान में ए बी। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं ना। कॉस ए का मान क्या है, ए सी अपान ए बी, और कॉस बी का मान क्या आया है, बी सी अपान ए बी। अगर अब हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी दोनों में सेम है, तो ये कट जाएगा ना। तो क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी बचा। तो ए सी भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा। क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी, और बी सी भुजा कौन सी है, ये वाली ना। यानी इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दोनों सेम है। और एक चीज हम और क्या बोल सकते हैं, लंब और आधार, इस बात को हम हटाते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। तो हमने क्लास 9 में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए, अगर पढ़ा है तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। कैसे, अगर ये भुजा समान है तो इसके सामने वाला कोण ये वाला, बीसी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और एसी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये दोनों कोण भी समान होंगे। तो एसी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी ना। एसी के सामने वाला कोण ये है, और बीसी के सामने वाला कोण कौन सा है, ये कोण ए। तो ये हमारा आ गया कोण बी इक्वल टू कोण ए, या कोण ए इक्वल टू कोण बी लिखो। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, लेकिन हमको यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा ना कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण मतलब उसके सामने वाला कोण, समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, आप लिख सकते हैं बराबर होते हैं। ये कारण आपको बताना पड़ेगा ना, तभी आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारे बुक में दिया हुआ है 7वें नंबर क्वेश्चन। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इसका मान ज्ञात करना है। कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा इसी पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस टाइम अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। और अगर इस टाइम आप मन लगा के पढ़ लेते हो ना, तो आप काफ़ी आगे निकल जाओगे, यानी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम लोग डरे हुए हैं, और लोग डर की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आप एक्शन लीजिए, आप 40 डेज अल्टीमेट प्लान वाला वीडियो देखिए, अपना खुद का प्लान बनाइए कि अब बचे हुए 30-40 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, हमको उतने टाइम में कितना बेस्ट कर सकते हैं। तरीका मैंने बताया, आप अपने से डिसाइड करिए कि मुझे इतने चैप्टर या ये चैप्टर इस टीचर से पढ़ना, ये चैप्टर इस टीचर से। आप वन शॉट देखिए, डिटेल्ड वीडियो देखिए, लेकिन कुछ भी करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए ना। कंप्लीट मैथ्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। साइंस भी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्या दिया, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे दी, तो हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन, यही सब ना।
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8 ना। और cot थीटा फार्मूला क्या होता है? cot थीटा फार्मूला क्या होगा? जो tan थीटा फार्मूला होगा उसका जस्ट उल्टा। तो tan थीटा फार्मूला हम सबको याद ही है, लंब बटे आधार। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आप इतना बार क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको फार्मूला खुद ही याद हो जाएगा। आधार बटे लंब, यानी आधार की वैल्यू हमें कितना पता चल गई? 7 और लंब की वैल्यू 8 ना। तो चाहे इसको मैं फिर लिख लेते हैं कि आधार की वैल्यू हमें पता चल गई 7 और लंब की 8। तो हमें अगर आधार और लंब की वैल्यू पता चल गई तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? अपना वही तरीका, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा हम समकोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं। ये हमारा 90 डिग्री। तो हम मान लो इसको थीटा मान लेते हैं। तो हमें लंब की वैल्यू पता है 7 और आधार की वैल्यू पता है 7 और लंब की 8 ना। और हमें ये जो कर्ण है इसको हमें ज्ञात करना है ना। तो कर्ण को हम कैसे ज्ञात करेंगे? वही फार्मूला लगाएंगे कि अंडर रूट में मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आधार की वैल्यू हमें पता है 7, तो 7 का स्क्वायर। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व किया करिए ताकि आप लोग की भी स्पीड बन जाए ना। 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है ना। 7 सते 49 प्लस 8 28 64, कितना हो जाएगा? 9 4 13, 6 4 10 11। तो ये कितना आ गया? अंडर रूट में 113। 113 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं, तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो हमें कर्ण का मान पता चल गया। कर्ण का मान कितना आ गया? अंडर रूट में 113। तो अब हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है। हम लिख लेते हैं साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? फार्मूले में लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 8 और कर्ण का मान अंडर रूट में 113। ये हो गया साइन थीटा। अब इसको हमने क्यों निकाला है? क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये दिया। तो पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं ना। 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। पहले कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें अभी कॉस थीटा भी निकालना है, यहाँ निकाल लेते हैं ताकि हम सीधा मेन क्वेश्चन सॉल्व करें। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? 7 और कर्ण का मान कितना हो गया? अंडर रूट में 113। ये हो गया कॉस थीटा। तो हमने साइन थीटा का भी मान निकाल लिया और कॉस थीटा का भी मान निकाल लिया। अब हम इस वैल्यू को यहाँ अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं ना। तो पहले 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है? 8 बटे अंडर रूट में 113 है ना। 8 बटे अंडर रूट में 113। अब फिर यहाँ भी रख देते हैं 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट में
113, ठीक। अपान में 1 प्लस कॉस थीटा का भी मान रख देते हैं। कॉस थीटा मान क्या है? 7 बटे अंडर रूट में 113 है ना। 7 बटे अंडर रूट में 113। फिर दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113, ठीक। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप भी चाहे साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसका हम एलसीएम लेंगे या तिरक गुणा बोल लो आप। अंडर रूट में 113 प्लस 8 बटे अंडर रूट में 113, ठीक। और इस साइड में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 113 माइनस 8 बटे अंडर रूट में 113, ठीक। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 113 प्लस 7 अपान में अंडर रूट में 113, ठीक। अब यहाँ भी सेम तरीके सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में 113 माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको हर एक स्टेप ध्यान में रखना है ना। फिर आगे चलते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा मुझे? फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसका गुणा ऊपर वाले का ऊपर में कर देते हैं, नीचे वाले का नीचे में। अगर हम नीचे वाले गुणा करें क्या हो जाएगा? अंडर रूट 113 और अंडर रूट 113 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 113। चाहे हम इसको गुणा करें या न करें, क्योंकि नीचे भी सेम चीज है तो दोनों कट जाएगी। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 113 अंडर रूट 113 तो 113 आएगा। और सेम चीज नीचे भी, तो हम चाहे तो इसको हम सीधे काट सकते हैं ना, इसको 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 इसको, क्योंकि दो चीज ऊपर है दो चीज नीचे भी, और ये सब चीजें बटे में है ना। इसको काट देते हैं और जो यहाँ पे बचा हुआ यहाँ बचा हुआ इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और इसको भी, ठीक। तो चलो इसको हम गुणा करते हैं। अंडर रूट 113 का अंडर रूट 113 करें क्या हो जाएगा? 113, और फिर अंडर रूट 113 का माइनस 8 में करें क्या हो जाएगा? -8 अंडर रूट में 113, ठीक। फिर प्लस 8 का हम गुणा करते हैं अंडर रूट 113 में, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 8 अंडर रूट 13। अब फिर प्लस 8 का -8 में, तो -64, 28 64 ना। अब हम सेम तरीके से नीचे जो बचा हुआ है उसका भी गुणा कर लेते हैं। अंडर रूट 113 का हम करेंगे अंडर रूट 113 में, तो क्या निकल के आएगा? 113। फिर हम अंडर रूट का गुणा किस में करेंगे? -7 में, -8 अंडर रूट 113। फिर प्लस 7 का हम अंडर रूट 113 में कर लेते हैं, प्लस रूट में 113, ठीक। और फिर प्लस 7 का -7 में कितना आ जाएगा? -49। अब देखो यहाँ पे -8 अंडर रूट 113 है और यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों कट गए, यानी या तो आप घटा लो या तो काट दो। और यहाँ पे नीचे देखो -7 अंडर रूट 13 प्लस 7 अंडर रूट 13, माइनस प्लस ये भी खत्म। अब यहाँ क्या बचा है? 113 माइनस 64। इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ जगह बची हुई है। 113 माइनस 64 अपान में क्या बचा हुआ है? 113 माइनस 49, ठीक। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 113 में 64 गए, 13 में 4 गए, 9 बचा, 4 गए 9, यहाँ 10 में 6 गए 4, 49 बटे 13 में 9 गए 4 और 10 में 4 गए 6, 49 बटे 64 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। इसको हमने कैसे सॉल्व किया एक बार मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन हार्ड नहीं है ना, कैलकुलेशन तो इतना आपको आता ही होगा। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमें कॉट थीटा का मान दिया हुआ था
जिसकी मदद से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमें कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देता है तो अन्य सभी हम अपने आप निकाल लेंगे ना। और उसके बाद हमने कर्ण का मान तो यहाँ निकाला, तभी साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल पाए। उसके बाद हमने यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख के सॉल्व कर लिया और हमारा उत्तर आया 49/60। आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम अगले पे चलते हैं। ठीक, वीडियो होके नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी में हमारा अगला पार्ट पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। कॉट थीटा का मान 7 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, आप अच्छे सॉल्व कर लीजिए। तो वही 7 कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो ऐसा दिया हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों चीज़ें सेम है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखो चाहे कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो 7/8 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या आएगा 7 से 49 अपान में 8 से 64। इसका भी उत्तर सेम आएगा जो इसका आया है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप इतना है, इसको अलग से नोट करिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो दिया है कि यदि 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर अपान 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब हमें ये दिया हुआ है 3 cot A = 4 और हमसे ये बोल रहा है कि ये दोनों समान है कि नहीं, ये सिद्ध करके दिखाओ। तो देखो, पहले जो दिया हम उसको लिख लेते हैं कि दिया है 3 cot A = 4, तो cot A = क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुणे में इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में 4/3। ये हो गया cot A। ठीक, और cot A फार्मूला क्या होता है, जो tan का होता है उसका उल्टा, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। तो tan A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot A का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब ना। यहाँ वैसे लिख सकते हैं आधार बटे लंब। ठीक, तो यानी हमारा आधार की वैल्यू कितना आ गई 4 और लंब की वैल्यू क्या आ गई 3 ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग हुआ है। एक tan है, दूसरा cos है, तीसरा sin है ना। cot A का मान हमें पता है 4/3, तो tan A का हम चाहे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा 3/4। लेकिन sin A और cos A निकालने के लिए हमें कर्ण का पता होना जरूरी है, क्योंकि sin A फार्मूला क्या आता है, लंब बटे कर्ण, और cos A फार्मूला क्या आता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो, इसमें आधार और लंब की वैल्यू पता है, कर्ण की वैल्यू पता करने के लिए हम फिर वही अपना पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। उसके लिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं ना, समकोण त्रिभुज, जिसका लंब की लंबाई 3 हो और आधार की लंबाई 4, मिला के मान लो ABC हो गया ना। आधार 4 हो गया और लंब हमारा 3 हो गया, ये हमारा समकोण हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। एग्जाम में आपको लिखना है ऐसे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो वही ये हमारा कर्ण है, मान लो इसको के मान लेते हैं जैसे कि हम हमेशा मानते। तो के तुम कैसे निकालोगे, वही अंडर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या हो गया, आधार का मान कितना दिया हुआ है 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 3, 4 चौक 16 हो गया, 16 3 3 का 9, अंडर में 25। तो के का मान क्या आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि अंडर में 25 है, उसका मान 5 ही होता है। हम कई बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ना। तो हमें कर्ण का मान पता चल गया ना। तो क्या हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, यानी साइन ए और कॉस ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण,
ना, ये इजी क्वेश्चन है, हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लंब का मान हमें पता है 3 और कर्ण का मान कितना आ गया हमारा 5, 3/5। तो साइन ए क्या आ गया 3/5। हम कॉस ए भी देख लेते हैं ना। कॉस ए क्या है आधार बटे कर्ण, इसका फार्मूला। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, नहीं तो ट्रिक तो मैंने बता ही रखी है, आप ट्रिक लिख के निकाल लीजिएगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 4 और कर्ण का मान हमने 5 निकाला। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 4/5 ना। तो हमें tan ए की वैल्यू पता चल गई, कॉस ए की वैल्यू भी पता चल गई और साइन ए की। अब हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं जहां हमको सिद्ध करना है। तो देखो ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष। तो पहले हम एक साइड का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर दूसरे साइड का मान ज्ञात करेंगे। अगर दोनों सेम आए तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, अगर सेम नहीं आए तो इक्वल नहीं है। तो चलो हम LHS निकाल लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। बहुत इजी सवाल है यार, बस देखने में तुमको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ना। यहाँ पे बस tan का मान रखना है और यहाँ पे cos sin का, जो कि हम निकाल चुके हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ लो, ठीक। तो चलो LHS हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता हूँ ना तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, स्पीड में आप करेंगे ना। 1 + tan स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हम tan ए का मान कितना दिया है 3/4, तो हम 3/4 का स्क्वायर लिख लेते हैं। और नीचे भी सेम चीज है 1 प्लस है यहाँ 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि हमारा 3 × 9 आ गया, 1 - 9/4 = 16। और वही सेम चीज नीचे भी आएगी, बस माइनस प्लस का फर्क है। 3 × 9 4 × 16। अब इसको 13 गुणा कर लीजिए, 16 - 9/16 और बड़ा वाला बटे कोलकत निकालने में यहाँ लगा लेते हैं। 16 के 16 + 9 / 16। देखो बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। फार्मूले तो सबको पता होते हैं, तरीका भी सब पता है कैसे कैसे लगाया जाता है, बहुत लोग कैलकुलेशन मिस्टेक ही कर देते हैं। लेकिन आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो अपनी कैलकुलेशन एक्यूरेट करिए ना, ठीक। देखो जैसे करते जाओ वैसे आप एक एक स्टेप करते जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ही नहीं जी। तो 16 में से 9 हो गए। देखो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, ये 16 कट जाएगा ना, क्योंकि बटे में कोई चीज रहती कट ही जाती है ना। तो 16 में से 9 हो गए, कितना बचा 7, और यहाँ 16 9 25। चलो 25 से लिख देते हैं, ठीक। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया 7/25। अब हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। ये हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा क्या है cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए, ठीक। देखो cos ए का मान हमारा क्या आया है 4/5। तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं 4/5 का स्क्वायर, ठीक। 4/5 का स्क्वायर लिख लिया। तो हम cos ए का मान 4/5 लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस sin ए का मान क्या है, sin ए का मान है 3/5। हम क्या लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 4 × 16 बटे 5 25 माइनस 3 × 9 बटे 5 का स्क्वायर 5 25 ना। अब 16 में से 9 चाहे आप एक बार ऐसे लिखो, फिर चाहे डायरेक्ट घटा दो ना। 16 में से 9 गए 7/25, ठीक। यहाँ पे एक बार मतलब एक स्टेप और कर सकते हैं, यही कि 16 - 9/25, क्योंकि दोनों का हर समान है तो अंश घट जाता है। ये तो दूसरे तीसरे क्लास में पढ़ लेते हैं।
तो ये भी 7/25 आया, ये भी 7/25। मतलब क्या है कि दोनों समान है। कैसे लिखेंगे हम? LHF इक्वल टू RHF। मतलब सिद्ध हो गया कि दोनों पक्ष समान है। अतः सिद्ध है कि दोनों पक्ष समान है, कि दोनों पक्ष समान है, या दोनों पक्षों का मान समान है। दोनों का मान समान होगा तभी तो समान होंगे ना। पहले इसको एक शॉर्टकट में भी लिखा जाता था कि ये थी सिद्धन। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। tan A का फार्मूला क्या है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? लंब का मान क्या हो जाएगा? 1 ना। लंब का मान 1 और आधार का मान √3। √3। तो हमें कर्ण की जरूरत है ना। कर्ण हमें ज्ञात करना, तभी हम साइन है, कॉस सी, इन सब का मान निकाल पाएंगे ना। तो चलो फिर वही अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं यहाँ पे। जब भी आप बोर्ड की कॉपी में लिखिएगा तो आप ऐसे बता दीजिएगा ना कि हाँ पाइथागोरस प्रमेय से, ताकि बोर्ड एग्जामिनर को लगे ना हाँ आपको आता है, तभी आप। ठीक, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले हम समकोण टेबल बनाएंगे ना। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इसमें क्या बोला है? कोण बी समकोण है, तो बी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ए और यहाँ सी। ये क्या हो गया? ट्रायंगल ABC, जिसमें बी हमारा राइट एंगल है ना। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 1। अगर हम सी वाला कोण लेंगे तब, और आधार का मान √3। तो अब हम कर्ण निकालेंगे। ठीक, कर्ण कैसे निकालेंगे? अंडर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ना। आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है? √3, इसका स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 प्लस 1 √4। कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? √4। लेकिन ध्यान रखना है हमें, अभी हम एंगल सी की बात कर रहे हैं ना। तो अब हम निकालेंगे साइन ए। अगर हम साइन ए निकालेंगे, फार्मूला तो वही होगा कि सॉरी लंब बटे कर्ण, बस डिफरेंस ये आएगा कि जब हम साइन ए का बात कर रहे हैं तब हम ये वाला एंगल लेंगे, और जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब भुजा, यानी ये परपेंडिकुलर वाला मतलब साइड है ना। तो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी जब ये वाला एंगल लेंगे? √3। और कर्ण का मान कितना आया हमारा? √4। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू आ गई √3/√4। अब हम निकालते हैं साइन सी की वैल्यू। ठीक, पहले साइन का निकाल लेते हैं, फिर कॉस का निकालेंगे। साइन सी दिखाई दे, साइन सी फार्मूला सेम रहेगा लंब बटे कर्ण, बस एंगल चेंज हो जाएगा। साइन सी मतलब इस वाले एंगल से हम देखेंगे, और जब साइन सी वाले एंगल से देखेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारे लंब भुजा ना। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक, और कर्ण का मान √4 आया है, तो वही। हमें साइन ए और साइन सी की वैल्यू पता हो गई। इसमें देखो दो जगह यूज हुआ है ना, साइन ए और साइन सी। अब हम कॉस सी और कॉस ए का मान निकाल लेते हैं ना, यहीं पे निकाल लेते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे कुछ। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूला में आधार बटे कर्ण जब हम कॉस ए की बात करेंगे फिर हम ए वाला एंगल देखेंगे ना। अगर ए वाला एंगल देखेंगे तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा? ये ए बी, क्योंकि ये इससे संलग्न भुजा हुआ है। संलग्न भुजा मतलब इससे सटी हुई भुजा है ना, और सामने वाला एंगल लंब भुजा हो जाएगी। ठीक, एंगल के सामने वाली भुजा लंब भुजा हो जाएगी।
तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 हो गया और कर्ण का मान वही सेम रहेगा सबके लिए, क्योंकि डायगोनल नहीं बदलता। हाइपोटेनस बोल तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, √4। कॉस ए का मान आ गया हमारे पास 1/√4। अब हम कॉस सी का भी मान निकाल लेते हैं। जब कॉस सी का मान निकालेंगे तब हम सी वाला एंगल देखेंगे, और जब आप सी वाले एंगल से देखेंगे तो आधार भुजा BC होगी और लंब भुजा AB। तो क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान √3 और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा √4। अब हमारे पास साइन ए का मान पता चल गया, साइन सी का भी मान पता चल गया, कॉस ए का मान पता चल गया और कॉस सी का भी। अब हम इस वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार फिर से, साइन ए कॉस सी। बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, बाकी तरीका तो हर जगह वही अप्लाई हो रहा है ना, कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया हुआ है, उसके बाद कोई सा भी पूछ ले हम निकाल लेंगे ना। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है √3/√4 इंटू कॉस सी का मान क्या है, कॉस सी का मान है √3/√4, सेम वही है, ठीक। प्लस कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान हमारे पास आया है 1/√4। जहां न समझ में आए आपको कमेंट में पूछिएगा, मैं एक बार आपको जवाब दूंगा कमेंट में। और कॉस सी का मान क्या, सॉरी साइन सी का मान क्या है 1/√4, ठीक। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप अंडर से अंडर सेम संख्या से गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अपान में, यहाँ भी वही 4। मैं जहाँ पहले पढ़ता था ना तो वहाँ एक टीचर थे, वो ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि मान लो 2 कार आ गई, दोनों के ऊपर छतरी लगी हुई, जब दोनों आपस में टक्कर होता है तो दोनों की छतरी उड़ जाती है। तो ये बस एक जोक की तरह था, लेकिन यहाँ पे वही है कि अगर अंडर रूट वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती तो उनका अंडर रूट हट जाता है ना। तो क्या हो गया 3/4 प्लस 1 का 1, और यहाँ भी अंडर रूट 4 का अंडर√4 में करेंगे गुणा 4 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दोनों का हर सेम है तो अंश जुड़ जाएगा, 3 + 1 तो आ गया 4/4, यानी ये कट गया। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1, ठीक। पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरा भी सेम इसी तरह है, उसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है 10वां क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है, समकोण है, जिसमें PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर दिया है। तो sin P cos P tan P का मान हमें निकालना है ना। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है ना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमको कि कोण Q जो है वो समकोण है, और क्या दिया है PR + Q, वो क्या है 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया है PQ = 5 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर। sin P cos P tan P का मान निकालना है हमें। sin P cos P और tan P का मान निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय पहले इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें देखो भुजाओं का मतलब माप दिया हुआ है,
और इसमें से एक भुजा मिसिंग है ना, तो उसको हम निकालते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ना। क्या बोला है, क्यू समकोण है ना, हमें समकोण त्रिभुज ऐसे बनाना है कि क्यू हमारा समकोण है, ये क्यू, और इसको हम मिला दें, ये हमारा पी हो गया और ये आर, पी क्यू आर। क्यू हमारा क्या है, समकोण ना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण है। तो भुजा क्या दी हुई है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया, और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसको हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ हमने लिख रखा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, ताकि यही पूरा सॉल्व कर लें। पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वही जो हम लोग कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं ना, कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण की लंबाई यहाँ पे क्या है, कर्ण की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, हमें एक चीज दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो अगर हम केवल पी आर यहाँ से निकाल लें, मान लो हम केवल पी आर निकालेंगे, तो क्यू आर इस साइड जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर ना। पी आर को अभी के लिए हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये समीकरण हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, क्यू आर है, ठीक। अभी के लिए हम इसको लंब और इसको आधार मान लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं आगे। तो पी आर का मान हमें क्या दिया हुआ है, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हमें दिया हुआ है नहीं, तो हम क्यू आर को ऐसे ही लिख लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर ना। तो आगे चलें, ये क्या, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, हमने फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, ये होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। ये हम 6वीं 7वीं क्लास में ही पढ़ के बैठे होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं ना, ये मान लो ए हो गया, ये बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर ना, और माइनस 2ab, 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर ना, इक्वल टू इस साइड 25 हो गया, 5 लिया ना यहाँ पे 25 हो गया, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर ना। अब हम एक चीज देखेंगे कि क्यू आर इस साइड भी है, क्यू आर का स्क्वायर इस साइड भी, अगर ये यहाँ इस साइड प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब क्यू आर में क्यू आर घट जाएगा, 0 बचेगा। चाहे तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं ना, तो आगे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तब यहाँ क्या बचा, 625 माइनस 2 25 हमने 50 क्यू आर, 625 माइनस क्यू आर, सॉरी 50 क्यू आर इक्वल टू 25 ना। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो हम माइनस 50 क्यू आर को उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 50 क्यू आर, और 25 को इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 25। तो हम इसको ऐसे लिख लें, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर ना। ये तो जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे। अब 625 में 25 गया, क्या बचा, 600 इक्वल टू 50 क्यू आर ना। अब चाहे तो हम इसको इधर लिख लें चाहे उधर, मान लो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 50 क्यू आर इक्वल टू 600 ना।
तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 600/50। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणे में था, उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब 0 से 0 कर दिया, 5 1 के 5, 5 12 हमने 60, 12 पंचे 60 होता है ना। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर ना। अब हमें क्यू आर का मान पता चल गया। क्यू आर क्या है हमारा, ये इसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर ना, 12 सेंटीमीटर। तो हम पी आर का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पी आर इक्वल टू क्या है 25 माइनस क्यू आर, जो समीकरण हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था ना। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको हर एक स्टेप सॉल्व करते जाना है। इजी क्वेश्चन है ये, आराम से हो जाएंगे आपसे ना। 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया, यानी कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर ना। तो हम चाहे तो यहीं सॉल्व कर लें, चाहे तो आगे चलते हैं। यहाँ आ जाएगा साइन कॉस tan, मान लो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ना। हमें किसकी वैल्यू पूछी है साइन टी का। साइन टी का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। आप देखेंगे हर जगह बस वही सिंपल फार्मूले लग रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, लंब बटे कर्ण। अगर हम साइन टी की बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल लेंगे ना। जब हम टी ये वाला एंगल लेंगे तो इस एंगल सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब भुजा क्यू आर और कर्ण भुजा पी आर। तो साइन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्यू आर अपान पी आर। तो इसका मान तो हमें पता ही है, क्यू आर का मान कितना आया है 12 सेंटीमीटर अपान इसका कितना आया है क्यू आर अपान पी आर का मान 13। तो साइन पी का मान क्या हो गया 12/13 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम कॉस पी देख लें, कॉस पी। अब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, आप अपने एग्जाम में पूरा पहले फार्मूला लिखिएगा, वैल्यू फिर पुट करिएगा। अब इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। कॉस पी का मान क्या हो जाएगा, कॉस पी मतलब हम पी ये वाला एंगल लेंगे ना। कॉस पी फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है पी क्यू, जिसका मान है 5 सेंटीमीटर, 5/13 हम सीधा लिख लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना। और tan p का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो tan p का मान हमारा क्या हो गया 12/5। ठीक, 12/5 सेंटीमीटर। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। यही पूछा है आपके इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या दिया है, हमने उसको लिख लिया कि कोण क्यू सम कोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया था। हमें साइन पी कॉस पी tan पी निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पी आर का मान कैसे निकाला 25 माइनस क्यू आर करके हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमें क्यू आर का मान पता चल गया, क्यू आर हमारा क्या था ये भुजा 12 सेंटीमीटर। और जब हमने 25 माइनस क्यू आर यानी 25 माइनस 12 किया तो हमें पी आर का मान 13 पता चल गया ना, ये वाली भुजा। ठीक, उसके बाद आगे हमें साइन कॉस tan इन सब का फार्मूला पता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग एक बार अपने से भी कर लीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपकी इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, हमने पहले क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लिया, फिर उस अनुपात के बारे में जान लिया कि साइन कॉस tan क्या होता है। फिर हमने प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन लगाए, एक आध दो ठो हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन में किए ना। तो हम प्रश्नावली 8.1 में जितने क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक ना, उसी टाइप का एक आध दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, क्योंकि हर साल आता है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन पे करते हैं, उसके बाद हमारी प्रश्नावली खत्म ना। तो इसमें क्या दिया है 11वें नंबर क्वेश्चन में, निम्न कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये भी बताना है कि जो नीचे के दिए गए कथन है वो सत्य है या असत्य, और रीजन भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों असत्य है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक,
क्या बोल रहा है? पहला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी जब आप इसके अगला वाला मतलब अगला टॉपिक जो है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसमें आप देखेंगे ना कि tan का मान दिया जाएगा कि tan 30 का मान कितना है, tan 45 का मान, तो हम वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जान लीजिए कि tan 45 का मान क्या होता है। tan 45 अंश का मान 1 होता है। आपको भैया हमें तो ये पता ही नहीं, अभी आप आगे पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप आगे पढ़ोगे तो tan 45 मान 1 होता है। और इसमें क्या बोला है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, मतलब ये क्या हो गया हमारा? असत्य, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। असत्य हो गया और रीजन हमने बता दिया, tan 45 मान 1 होता है। ये बोल रहा है हमेशा 1 से कम होता है। नहीं, हमेशा 1 से कम नहीं होता। तो पहला वाला हमारा हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5। मतलब बोल रहा है क्या कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 हो सकता है। ये पूछ रहा है सत्य या असत्य। चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो sec का फार्मूला क्या होता है? sec a इक्वल टू cos का उल्टा, cos का फार्मूला क्या होता है? cos थीटा का आधार बटे कर्ण। तो sec a का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। हम लिख लेते हैं कर्ण बटे आधार। इस फार्मूले से हमें यहाँ क्या पता चलेगा कि कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे अगर हम वो चीज यहाँ पे देखें तो कर्ण का मान 12 है और आधार का 5। तो ऐसा हो सकता है ना कि कर्ण भुजा हमेशा बड़ी होती है लंब भुजा और आधार भुजा से, तो कर्ण का मान 12 और आधार का मान 5 क्यों नहीं हो सकता? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो मतलब ये सत्य है। क्या है? सत्य है। कौन सा है? दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि cos a किसी कोण a के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो कॉसेकेंट है a का कॉसेकेंट, उसका संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा रूप की कॉसेकेंट में cos निकाल लिया गया, यही cos a है। नहीं, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में, तो स्टार्टिंग में पहले दूसरे पेज पे, शायद दूसरे पेज पे दिया हुआ है ना कि कॉस जो होता है उसका पूरा नाम क्या है? कोसाइन, न कि कॉसेकेंट। ना कॉसेकेंट कौन सा है? जिसको हम कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक थीटा या कॉसेक ए। तो ये इसका अगर हम संक्षिप्त रूप देखेंगे तो वो क्या है? कोसेक, न कि कॉस। कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। अगर आप बुक में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो मतलब यह है असत्य है। क्या है? असत्य। तो कारण हमने बता दिया, क्योंकि कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप तो कोसेक है, न कि कॉस। और कॉस का फुल मतलब पूरा नाम क्या है? कोसाइन ना। तो ये असत्य हो गया। चौथा भी हम देख लेते हैं कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। मतलब क्या कहना चाहे कि जो कॉट ए है तो कॉट गुणे ए है तब जाके कॉट ए है। सॉरी, कॉट ए नहीं, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि ए का कोटेंजेंट है। कोटेंजेंट, अगर वही कि आप वही बुक के दूसरे पेज पे शायद है पढ़ेंगे, तो कॉट का मतलब होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ ए है, न कि गुणा है ना। तो ये ए का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। कॉट क्या है? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट ए, तो ये क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात है ए का, ठीक, ए का, न कि कॉट ए, कॉट गुणे ए है ना। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। असत्य, ठीक। इसको आप समझते चलिए, बस एक एक पॉइंट पूछा गया, मतलब ये आपको पॉइंट दिया है ना कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अच्छा, कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये सत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों ना। रीजन बताने का मतलब आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है ना इससे, इसलिए ये वाले क्वेश्चन दिया हुआ। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इक्वल टू 4/3 हो सकता है नहीं, ये पूछ रहा है। देखो अब हम साइन फार्मूला लिख लेते हैं चेक करने के लिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखेंगे तो लंब का मान कितना दिया है? 4 और कर्ण का मान 3। ऐसा कभी हो सकता है कि लंब 4 और कर्ण 3? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कर्ण भुजा हमेशा बड़ी भुजा होती है ना। आप कभी देखो ना, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, देखो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी लग रही है? कर्ण भुजा। लंब और आधार कभी कर्ण से बड़े नहीं हो सकते, तो मतलब ये असत्य है ना।
इसमें क्या बोला है, कर्ण का मान कम दिया है और लंब का ज़्यादा, तो ये वाला हमारा असत्य हो गया ना। तो हमारा पहला भी हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, हमारी प्रश्नावली 8.1 खत्म। जो 2-3 क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़ा है वो बेसिक क्वेश्चन थे, उस टाइप के क्वेश्चन मैं बता दिया, वो आपके लिए होमवर्क है ना, जो बच्चा आप कर लीजिएगा। तो हम त्रिकोणमिति का पहला अभ्यास 8.1 खत्म कर चुके हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और 8.2 एक ही साथ परिचय और 8.2 पूरा खत्म कर देंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आप ये पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अपने नोट्स भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सके ना। आप मैथ्स की एक अलग से कॉपी बना लीजिए ताकि जब आप एग्जाम नजदीक आए तो उसमें आप पलट के देख लीजिएगा, अच्छा पहले त्रिकोणमिति में ये बताया गया किसके ये फार्मूले हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए। और इसी प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसमें से एक आध दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से आ जाएगा ना। ठीक, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।